सोचो अगर मैं आपसे कहूँ एक रीजन के 70% से ज़्यादा लेक या तो गायब हो चुके हैं या जो एग्जिस्टिंग है वो श्रिंक हो रहे हैं, और ये सब साइलेंटली हो रहा है, ना हेडलाइंस में है ना ही डिस्कशन में। तो क्या आप मेरा बिलीव करेंगे? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स के क्राइसिस पर, जो कि रिसेंटली सीएजी रिपोर्ट में रिवील हुआ है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और यूपीएससी प्रिपरेशन से। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वेटलैंड्स एंड लेक्स क्या होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम वहाँ कैसे हुई और कैसे इतने सारे लेक्स एक साथ वैनिश हो रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं, और साथ ही हम इस टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड हो। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड कन्वेंशन, रामसार साइट्स, वेटलैंड रूल्स, इसमें सब कवर होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में क्विक रिवीजन नोट्स और प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए समझते हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोलॉजिकल कोलैप्स। वहाँ का लेक सिस्टम रैपिडली डिग्रेड हो रहा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जो वाटर बॉडीज कभी स्टेबल और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम थे, अब वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी भी लूज कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। अगर हम थोड़ा बेसिक्स देखें तो जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन रीजन का पार्ट है। यहाँ ग्रेटर हिमालयास, ऊपर पीर पंजाल रेंज और नीचे जांस्कर रेंज भी है। इसी के बीच जम्मू एंड कश्मीर एक बाउल शेप्ड वैली की तरह वर्क करता है जहाँ वाटर नेचुरली कलेक्ट होता है। इसी वजह से यहाँ ये रीजन लेक्स और वेटलैंड्स के लिए काफ़ी नोन है। लेकिन क्योंकि एक एनक्लोज्ड वैली सिस्टम है, यहाँ वाटर रेगुलेशन काफ़ी हद तक इन्हीं लेक्स पर डिपेंड करती है। जब ये डिग्रेड होते हैं तो पूरा हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इम्पैक्ट ग्रेजुअली पूरे के पूरे रीजन पे आता है। अब यहाँ एक बेसिक सवाल आता है, ये लेक्स और वेटलैंड्स आखिर होते क्या हैं और इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों ये यूपीएससी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो चलिए बेसिक्स क्लियर करते हैं। लेक्स और वेटलैंड्स होते क्या हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट आखिर होते क्यों हैं? तो देखो, लेक्स और वेटलैंड्स नेचुरल वाटर बॉडीज होते हैं जहाँ पानी कलेक्ट होता है। ये परमानेंट भी हो सकते हैं और सीजनली भी होते हैं। इनका फॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, जैसे ग्लेशियल एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और एक्यूमुलेटेड रन ऑफ। स्पेशली हिमालयन रीजन में ग्लेशियल लेक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब इनका रोल समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेक्स फ्रेश वाटर स्टोर करती हैं, रिवर फ्लो को रेगुलेट करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। मतलब जब एक्सेस वाटर होता है तो ये उसे एब्जॉर्ब करते हैं और जब शॉर्टेज होती है तो ये धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं। इससे वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है और साथ ही ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी क्रूशियल होते हैं। फिश, बर्ड्स, एक्वाटिक प्लांट्स, पूरा इकोसिस्टम ही इन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स काफ़ी यूनिक होते हैं। ये ग्लेशियल फेट्स भी हैं, हाई ऑल्टीट्यूड भी, और कुछ अर्बन सेटिंग्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी, रैपिड टूरिज्म ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज के सिस्टम की वजह से इन पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेचुरली बैलेंस्ड, जो पहले बैलेंस था, अब डिस्टर्ब होने लगा है। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि इसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या, यानी सीएजी रिपोर्ट ने एग्जैक्टली क्या डेटा रिवील किया है। तो चलिए, अब जो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आई है उसमें कुछ डेटा पॉइंट्स शो किए गए हैं, उनको समझते हैं। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 697 लेक्स हैं जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फैली हुई हैं। उनमें से 518 लेक्स यानी 74% ऑफ द टोटल जम्मू एंड कश्मीर लेक अफेक्ट हुई हैं, या तो श्रिंकेज हुआ है या वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी हैं। इसमें 315 लेक्स जो हैं वो कम्प्लीटली वैनिश हो गई हैं, यानी उनका अब नामो निशान नहीं है। जहाँ पहले पानी होता था वहाँ सिर्फ आज बंजर ज़मीन है। इसका एरिया लगभग 1537 हेक्टेयर्स है जो कि कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है। और उसके बाद 203 लेक्स ऐसी हैं जिनका साइज रिड्यूस हो चुका है, यानी श्रिंक हो रही हैं वो कॉन्टीन्यूसली। 63 लेक्स ऐसी हैं जिनका कवर 50% से कम हो गया है, यानी उनका एरिया पहले 100 था तो आज 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 लेक ऐसी हैं जिनको हम सेफ मान सकते हैं या वो अंडर कंजर्वेशन कम्प्लीटली आती हैं। अब अगर आप इसको लॉजिकली देखो, एक तरफ लार्ज स्केल डिग्रेडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन एक्सट्रीमली लिमिटेड है। यहाँ से एक क्लियर गैप दिखाई देता है बिटवीन स्केल और इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट स्टेप ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मल्टीपल डायमेंशन तक स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्स इतने क्रिटिकल क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वाटर बॉडीज़ नहीं होती बल्कि नेचर की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला रोल आता है फ्लड एब्जॉर्प्शन। जब हैवी रेनफॉल होती है, स्पेशली मानसून या हिमालयन रीजन्स में क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन,
तो लेक्स एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे होता क्या है, सडन फ्लड्स का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा आता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। लेक्स का पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर सीप करता है, जिससे एक्विफायर्स रिचार्ज होते हैं। यह लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। थर्ड आता है क्लाइमेट रेगुलेशन। लेक सराउंडिंग टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करते हैं, मतलब ये लोकल क्लाइमेट को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, एक्टिंग लाइक नेचुरल बफर्स। और चौथा आता है बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट। लेक से कंप्लीट हैबिटेट प्रोवाइड करता है, फिश, माइग्रेटरी बर्ड्स, एक्वाटिक प्लांट्स, इन सब के लिए। एग्जाम्पल के लिए होकर्सर वेटलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स, इनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर होता है। अब अगर आप इन सब फंक्शंस को कंबाइन करके देखो तो क्लियर हो जाता है कि लेक्स का लॉस सिर्फ वाटर का लॉस नहीं है, ये फ्लड रिस्क, वाटर स्कैरसिटी, एग्रीकल्चर डाउनफॉल और क्लाइमेट इम्बैलेंस, इन सब को एक साथ ट्रिगर करता है। इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये इशू सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं है, बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस में कैसे इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट इशू आता है, लेक्स का क्राइसिस सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। लेक्स श्रिंक होने का मतलब है डिस्टर्ब वाटर साइकिल और बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब वाटर फ्लो और स्टोरेज सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। सेकंड आता है डिजास्टर रिस्क। लेक्स का एक मेजर रोल होता है फ्लड वाटर एब्जॉर्ब करने में। जब ये कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो फ्लड का रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम वीक हो जाता है। थर्ड आता है गवर्नेंस गैप्स। यहाँ क्लियरली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और वीक प्लानिंग दिखाई देती है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच मिसिंग होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो पाती है रियल टाइम में। चौथा आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन। लेक्स टूरिज्म और फिशरीज से डायरेक्टली लिंक्ड है। जब लेक्स डिग्रेड होते हैं तो टूरिज्म रेवेन्यू और फिश प्रोडक्शन दोनों नीचे जाते हैं, तो जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी है उसको डायरेक्टली हिट होता है। पांचवा आता है सोशल इम्पैक्ट। लोकल कम्युनिटीज जो इन लेक्स पर डिपेंड करती हैं उनका लाइवलीहुड और वाटर एक्सेस दोनों ही इम्पैक्ट हो जाता है। ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। और लास्ट आता है क्लाइमेट चेंज। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लेशियल डिस्ट्रप्शन और रेनफॉल वेरिएबिलिटी ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जब लेक्स डिग्रेड होते हैं तो रीजन की क्लाइमेट रेजिलियंस और ज़्यादा वीक हो जाती है। मतलब एक डायमेंशंस दूसरों को एम्पलीफाई करता है। ये एक इंटरकनेक्टेड क्राइसिस है, ना कि कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि डायरेक्ट रिस्क क्या है, स्पेशली डिजास्टर पर्सपेक्टिव से। तो अब तक हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे मल्टीपल डायमेंशंस में स्प्रेड हो रही है। अब डायरेक्टली देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी ग्राउंड पर ये रिस्क कैसे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर वीकनिंग, यानी लेक्स जो पहले एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते थे उनकी कैपेसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसका डायरेक्ट मतलब है कि नेचर का बफर सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। इसका पहला इम्पैक्ट दिखता है फास्टर वाटर रन ऑफ। जब हैवी रेनफॉल होती है तो पानी रुकने की बजाय डायरेक्टली फ्लो करता है, जिससे सॉइल इरोजन बढ़ता है और डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है फ्लड एंड वाटर लॉगिंग। अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में ही पानी एक्यूमुलेट होने लगता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी होती है। ये सिचुएशन स्पेशली कश्मीर वैली जैसे बेसिन्स में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। थर्ड आता है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। ग्राउंड वाटर लेवल फॉल करने लगते हैं, लेक्स रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो वेल्स और स्प्रिंग धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं। ये डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर और सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। और लास्ट आता है क्लाइमेट एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है जब नेचुरल बफर्स वीक हो जाते हैं, तो रीजन ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाता है एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए, जैसे ड्रॉट्स, हीट वेव्स और इरेटिक स्नोफॉल, जैसे कि हमने 2026 की स्टार्टिंग में भी देखा था। मतलब सिंपल है, लेक्स का लॉस एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जहां रिस्क कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई होता रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि ये सिचुएशन आखिर क्रिएट कैसे हुई, यानी इस क्राइसिस के मेजर ड्राइवर्स क्या हैं। तो अब समझते हैं व्हाट आर द ड्राइवर्स बिहाइंड दिस क्राइसिस, व्हाट इज कॉजिंग द कोलैप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्राइसिस आखिर आया कैसे। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का ग्लेशियल क्राइसिस ये एक एक्सीडेंटल क्राइसिस नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट है जो सालों से धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एनक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। लेक्स के आसपास के एरियाज जो नेचुरल बफर जोन्स होते हैं उनमें ग्रेजुअली हाउसिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटी सालों से बढ़ रही है। इससे डायरेक्टली लेक का एरिया रिड्यूस हो रहा है। सेकंड आता है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन।
सिटीज़ जैसे श्रीनगर में रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन प्लानिंग के बिना। नेचुरल वाटर एब्जॉर्बिंग सरफेसिस की जगह कंक्रीट आ गया है, जो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, जिसका फाइनल रिजल्ट वाटर डायरेक्टली फ्लो करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड। और थर्ड आता है पोल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन। अनट्रीटेड सीवेज, सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ लेक्स में एंटर करते हैं। इससे वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है, जिससे लेक्स धीरे धीरे शैलो और छोटे कंटिन्यूसली होते ही जा रहे हैं। और फोर्थ आता है क्लाइमेट चेंज। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स, ग्लेशियल रिट्रीट और राइजिंग टेम्परेचर्स लेक्स के नेचुरल रिचार्ज सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पेशली जो ग्लेशियल फेड्स लेक हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये सब फैक्टर्स अलग अलग नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसी वजह से डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है कुछ रिसेंट ईयर्स में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस सिचुएशन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, यानी वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए। तो देखो, अब सवाल ये है, क्या ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है? अगर मैं इसको लेमन टर्म्स में बोलूँ तो इसका आंसर है हाँ, कम्प्लीटली हो सकती है। लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है साइंटिफिक मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लेक्स का एरिया कितना चेंज हो रहा है, वाटर क्वालिटी क्या है और एनक्रोचमेंट कहाँ हो रहा है। इसके लिए जीआईएस बेस्ड टूल्स और रिमोट सेंसिंग जैसे टूल्स यूज़ करने होंगे, ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल हो। सेकंड आता है प्रोटेक्ट लेक बाउंड्रीज। लेक बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, लेक के आसपास जो बफर जोन्स होते हैं उन्हें लीगली डिफाइन और स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना होगा। एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर वाटर बॉडीज कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा हमको। थर्ड आता है स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। अभी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन उसकी वजह से वीक होता है। फॉरेस्ट, अर्बन प्लानिंग, रेवेन्यू एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब डिपार्टमेंट को एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। और चौथा आता है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। लोकल कम्युनिटीज़ जो डायरेक्टली लेक पर डिपेंड करती हैं, उन्हें इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन तभी इफेक्टिव होता है जब उसमें लोकल पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो। और लास्ट आता है एक्सपेंड कंजर्वेशन कवरेज। अभी सिर्फ लिमिटेड लेक्स प्रोटेक्शन में है, लेकिन बाकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेक्स को भी कंजर्वेशन भी नहीं मिला है, तो हमको कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के अंदर उन लेक्स को लाना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन क्लियर है, साइंस बेस्ड प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कॉम्बिनेशन है इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। अब फाइनल स्लाइड में हम क्विक रिवीजन पॉइंटर्स देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में क्विकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स पॉइंटर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आता है वेटलैंड रूल्स 2017। ये EPA 1986 के अंडर आता है, यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को ये एक्ट रेगुलेट करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये एक्टिविटीज़ जैसे एनक्रोचमेंट, रिक्लेमेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इन सबको प्रोहिबिट करता है। सेकंड आता है इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द लेक्स। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में। लेक्स नेचुरल फ्लड कंट्रोलर की तरह काम करते हैं। एक्सेस वाटर रन ऑफ को रोकना, साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं जब पानी सीप करके एक्विफायर्स को फिल करता है। थर्ड आता है रामसार कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1971 में रामसार कन्वेंशन के थ्रू लॉन्च हुई थी। इसका फोकस वेटलैंड के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ पर है। इंडिया के पास 75 से भी ज़्यादा रामसार साइट्स हैं। और लास्टली आता है वुलार लेक। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और एक रामसार साइट भी है। इसका रोल फ्लड मॉडरेशन और फिशरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे की फैक्ट्स जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। अगर आप इन्हें कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके याद रखोगे तो क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे।